Welcome to sixth video of nationalism in Europe. The topic is the age of revolution in 1830 to 1848. जरा पढ़ें ध्यान से तो ये बोलता है और कुछ कहानी इस तरीके से सुनाता है। कंजर्वेटिविज्म ट्राई कर रहा था कि वो अपनी पावर बनाए रखे, कंसोलिडेट देयर पावर। वहीं लिबरलिज्म और नेशनलिज्म फॉलो करने वाले लोग अब एक के बाद एक रेवोल्यूशन किए जा रहे थे। यूरोप, कुछ रीजन यूरोप के थे, उनमें जैसे इटली, जर्मन स्टेट, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, हालांकि वहाँ के जो सिटीजन थे वो मुस्लिम नहीं थे। आयरलैंड, पोलैंड। These revolution were led by liberal nationalists. Educated middle class elite इसके अंदर थे, प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे, काफी पढ़े लिखे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे थे अगेंस्ट किसके? कंजर्वेटिव रिजिम्स के। पहला अपील जो हुआ था ये 1930 to 41 के बीच में हुआ था। 1930 में ये फ्रांस के अंदर हुआ था। इस फ्रांस के अंदर होने की वजह से बर्बन किंग को इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था और लिबरल रेवोल्यूशनरी द्वारा हुआ था ये सब। इसका रिजल्ट ये हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल कर दी गई और इसका नाम है किसके द्वारा? लुइस फिलिप के द्वारा। अब यहाँ भी एक बात फिर से मैटरनिक जी अवतार लेके आ गए हैं यहाँ बीच में, और वो अवतार में ये देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। व्हेन फ्रांसिस मैटरनिक वंस रिमार्क, उसने ऐसा टिप्पणी की थी, ऐसा रिमार्क किया था, द रेस्ट यूरोप कैच कोल्ड। कहने का मतलब जो आज फ्रांस में हो गया ना कि मोनार्की को हटा के, बर्बन डायनेस्टी को हटा के अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर दी गई है, अब ये पूरे यूरोप में ये बीमारी फैल जाएगी। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग इन ब्रसल। अरे ये ब्रसल बड़ा ही काम की चीज है, सिविक्स में भी, पॉलिटिकल में भी अटका पड़ा है यहाँ भी। विच लेड टू बेल्जियम, जो कि उसकी राजधानी है, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ये जुलाई की रेवोल्यूशन जो ब्रसल से लेकर के बेल्जियम तक गई और यूनाइटेड किंगडम से नीदरलैंड को अलग कर गई, ये कौन सी है? ये 1830 की फ्रांस वाली रेवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट नीचे इसे जुलाई रेवोल्यूशन में ही भी कहा जाता है और जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में है। इसके ऊपर हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ढूंढना पड़ता है, नोट मेकिंग आती है तो ये ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। बेटा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, बट वर्ड टू वर्ड जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे 101 टाइम्स, 101 बार पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर, तब तक आपको ये ग्रैस्प नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ मल्टी स्टार फिल्म। इसमें हर स्टार का हर कंट्री का जो रोल है वो आपको तभी समझ में आएगा, या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया हो या फिर आप इसको बार बार पढ़ें। गलती से भी ये सोच के इससे पीछा मत छोड़ाना, नहीं आ रहा समझ में, एक चैप्टर ही तो है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, ये बुज़दिलों के काम होते हैं, आप मत करना। ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अगर हम पढ़ें तो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टेट इन 1821 एट ग्रीस स्टार्ट हुआ। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यहाँ पर लिखा हुआ है, मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड अलाइव और अक्रॉस यूरोप वॉज ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस। ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15वीं सेंचुरी तक क्या था? ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी nationalism in Rome sparked the struggle for the independence amongst Greek, which began in 1821. ग्रीक वॉर के बारे में अगर बोलते हैं तो सबसे पहले आप बताना, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। देन नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख देना कि इससे 1821 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस का इन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ग्रीक वॉर पब्लिक गॉट सपोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। कुछ ग्रुप से पब्लिक ने सपोर्ट ली। वो सपोर्ट मिलती किससे थी? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, आर्टिजन से, पोएट से, नेशनलिस्ट इन ग्रीस सिंपैथेटिक टू एंशिएंट कल्चर। अब ये ग्रीक का जो रेवोल्यूशन हो रहा है तो ग्रीक पीपल के अंदर कैसे ये पुट किया जाए आइडिया कि भाई हमें रेवोल्यूशन की जरूरत है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा,
एंशियंट कल्चर के लिए उनको सिंपैथेटिक बनाया। सिंपैथेटिक मतलब कि हम वी आर नॉट बिलोंगिंग टू ऑटोमन एम्पायर, मतलब ये एलियन है, ये फॉरेनर्स हैं जो हम पे रूल कर रहे हैं, जैसे इंडिया में ब्रिटेन ने करा। तो एक्चुअली वो ये बात समझाना चाह रहे थे और उन्होंने बताया कि हमारा कल्चर है ना वो बहुत ही महान है, बहुत एंशियंट है, ये बाहर से आए हैं, ये सब चीजें। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में शायद लिखा भी हुआ है, ये पॉइंट पूछ सकता है 1 मार्क्स में। इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, वही मत समझ लेना। अगर आप में से कोई इंग्लिश लिटरेचर आगे जाके ग्रेजुएशन में पढ़ता है तो इन साहब से आपका बार बार रूबरू होगा, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ते हो इंग्लिश से तो फाइनली आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। बाकी नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, चल रही है गाड़ी। ऑर्गेनाइज फंड एंड इन्होंने फंड ऑर्गेनाइज करे और लेटर फाइट इन द वॉर, और वॉर में फाइट किए। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर, जो जहाँ पर ये क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो पूछते हैं कि कौन से पोएट की डेथ हुई थी इन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो आपको बताना पड़ेगा लॉर्ड बायरन की। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मेरे से भी नहीं बोला जाता, आपसे भी नहीं बोला जाता, स्पेलिंग याद कर लेना। कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज, ये जब ट्रीटी हो गई किसके बीच में हुई होगी भाई? फाइनली बताइए किसके बीच में हुई होगी? मनी मन सोच रहे होगे भाई, ग्रीस के बीच में हुई है और ऑटोमन एम्पायर के बीच में हुई है। इसमें ये ट्रीटी साइन थी कि ये अब एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है। बात समझ में आ गई? फिर से रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले क्या बताना है, 15वीं सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। दूसरे पॉइंट में क्या बताना है आपको कि ये स्पार्क हुई इसमें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो थी अगे अमंगस्ट। सपोर्ट किसकी मिली थी ये बताना है। उसके बाद बताना है कि एंशिएंट कल्चर के लिए इन्होंने काफ़ी ये कहा कि ये हमारा एंशिएंट कल्चर जो है ये सिंपैथेटिक हो गया उसके लिए कि हाँ भाई हमारा कल्चर ज़्यादा अच्छा है, ये लोग पता नहीं कहाँ से टपक गए। उसके बाद लॉर्ड बायरन के बारे में लिख देना, एंड लास्ट में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसका। नेक्स्ट है रोमांटिज्म, इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नाम पे मत जाना, इट्स नॉट अबाउट द रोमांस, इट इज अबाउट कल्चरल स्ट्रगल था ये एक तरीके का। अगर हम रोमांटिज्म की बात करते हैं दैट मीन्स वी टेक द हेल्प ऑफ आर्ट, लव एंड म्यूजिक टू एस्टैब्लिश द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। क्या मेरी भाषा समझ में आई आपको? कहने का अर्थ है कला, प्रेम, साहित्य, सॉन्ग्स या फिर संगीत की मदद से हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाएंगे। रोमांटिज्म रिजेक्ट करता है साइंस को और रीजनिंग को। ये एक भावनाओं को जगाने वाली बात है। जैसे आप राष्ट्रगान सुनते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप किसी फिल्म में अपनी कंट्री को जीतते हुए देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। क्या है ये आपका रोमांस है आपकी कंट्री के प्रति। इस रोमांस की बात कर रहे हैं। Let us look at Romanticism, a culture movement which sought to develop a particular form of nationalistic sentiment। मैंने भी साधारण शब्दों में यही कहा है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट, अब जो रोमांटिकिज्म को कर रहे हैं, जो इसको एक्टिव कर रहे हैं, जो इसको वर्क कर रहे हैं, जो इसको करने वाले जो हैं वो एक्चुअली लिटरेचर में वो रोमांटिकिज्म के पोएट या फिर ड्रामा राइटर्स। बता चुकी हूँ मैं आपको, रीजन और साइंस से बड़े ही दूर भागते थे। ये क्या होता है रीजन और साइंस है समझ में नहीं आता, मुझे तो प्यार मोहब्बत समझ में नहीं आता। एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड माइस्टिकल फीलिंग, दिस एफर्ट वॉज क्रिएटेड इन सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। क्या होता है हेरिटेज? वर्ड का मीनिंग पता चले तो मुझे बता दें। ए कॉमन कल्चर पास्ट एज वेल एज बेसिस ऑफ a nation. Other romantics such as German philosopher John Gottfried, बिल्कुल मत भूलना, जब नेशनलिज्म इन इंडिया बोलूंगी पढ़ाऊंगी ना तो इसका नाम पूछूंगे, और नाम आप लोगों को पता नहीं हुआ ना तो मुक्के खाएंगे आप लोग। हो ऑनलाइन क्लास में मुक्के कैसे खाए जा सकते हैं, कभी तो फ्यूचर में फेस टू फेस आओगे। चलिए, ये जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने जो हैं इन्होंने क्लेम किया
दैट ट्रू जर्मन वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द पीपल। दास वॉल्क वर्ड पूछते हैं, दास वॉल्क क्या है? इट वॉज थ्रू द फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस। कहने का मतलब है जॉन गॉटफ्राइड ने ये कहा कि फोक डांस, लोकगीत, लोक कविताएं और लोक नृत्य के द्वारा हम कहीं ना कहीं जनता के अंदर उसके देश, उसके रीजन के प्रति वो सेंटिमेंट जागृत कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक यूनिट है, एक बेस है किसका? नेशनलिज्म का। ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, डास वॉल्किस्ट, जो इसके पढ़ेंगे आप, डास वॉल्किस्ट वॉज पॉपुलराइज। सो collection and the record these form of folk culture was projected nation building। यही तो कहा है मैंने, मुझे लगता है। आ जाओ बेटा, इसको मत छोड़ देना ग्रिम्स ब्रदर को। तुम्हारे पास चैप्टर में 2 बार रिपीट होएगा, तो इस वाले पोर्शन को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। जब प्रिंट कल्चर पढ़ोगे तब आएगा फिर से ग्रिम्स ब्रदर। अब हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए एम्फसाइज ज़्यादा। अब किसी कंट्री में, अभी पीछे मैंने पढ़ाया था आपको, तो क्या करा, फ्रेंच लैंग्वेज को बना दिया नेशनल लैंग्वेज, नहीं तो किसी कंट्री में जर्मन लैंग्वेज को बना दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है, जो लोगों की भाषा है, वही क्या होनी चाहिए, वो यूज़ होनी चाहिए, लोकल फोकलोर को यूज़ होना चाहिए। Carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। अब पर्पस क्या है, ये जो इतना गाना बजाना, ड्रामा सरामा ये सब है, ये एक्चुअली इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट। ओनली 20 to 30% वर इलिटरेट एट दैट टाइम। तो उन लोगों तक कैसे बात पहुंचाई जाए? तो उन लोगों को, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसका अर्थ ये नहीं होता वो मूर्ख होता है। अंडरस्टैंडिंग तो उसकी होती है, बस उसे लैंग्वेज नहीं आती है, लिखनी और पढ़नी। समझ में बोलने से तो आती है। तो इसीलिए जो रीजनल डायलेक्ट होती थी या वर्नाकुलर लैंग्वेज होती थी, उनमें इसको समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस इसके थ्रू, इसकी हेल्प से करे गए। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। अभी आपको उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, तो इन्होंने पोलैंड का उदाहरण उठाया। पोलैंड में ऐसा हुआ, हैड बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी फ्रॉम बाय द ग्रेट पावर रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। क्या हुआ? पोलैंड अलग हो गया था 18th सेंचुरी के एंड में। किससे? रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया से। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस एज इंडिपेंडेंस टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। देख लीजिए, बताया गया कि ज्यादा देर तक इंडिपेंडेंट जो रहेगी उसमें किस चीज की फीलिंग को केप्ट अलाइव, जीवित रखा गया, म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। अब ये कैसे हुआ पोलैंड में? क्वेश्चन पुट अप करेगा 1 मार्क्स में। करोल कुरपिंस्की जो है वो सेलिब्रेट करते थे नेशनल स्ट्रगल किस वे में? ओपरा और म्यूजिक के में। अरे ओपरा वो होता है, पता नहीं वो गाती है ना, एक लेडी फ्रॉक बड़ा सा पहन के आ जाती है स्टेज के ऊपर और बड़ी अजीब अजीब आवाज निकलती है, वो ओपरा होता है। म्यूजिक, टर्निंग फोक डांस लाइक पोलेनेश एंड मजरूका। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल गायत्री मंत्री इतना याद कर लेना। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। भाषा का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश, जब रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया, अब अपनी गवर्नमेंट बना लिया, तो इसने सबसे पहले इसको क्या करा कि हटा दिया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। ठीक है, और वहीं पॉलिश लैंग्वेज यहाँ पर आगे जाके इनका क्या बनेगी? साइन ऑफ नेशनलिस्ट बनेगी। In 1831, armed rebellion against Russian war took place, where was ultimately crushed। इन्होंने कोशिश करी रशिया के खिलाफ, लेकिन ये इनको दबा दिया गया। Following this, many member of clergy in Poland began to use language as a। अब आर्म तो दबा दी गई, अब इसे कैसे दबाएंगे? क्या हुआ? वहां के क्लर्गी जो थे पोलैंड के, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिया एज अ नेशनल रेजिस्टेंस। क्यों?
ये तो कह रहे हैं रशियन लैंग्वेज में आप प्रीच करेंगे, बट इन्होंने किस में प्रीच करा? पॉलिश लैंग्वेज में। पॉलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बाइशप्स वर पुट इन जेल, जिसके कारण इनको जेल में भेज दिया गया। किसकी? साइबेरिया बाय रशिया अथॉरिटी एज पनिश फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। प्रीच मतलब जैसे हमारे सारे टीचर नहीं देते भाषण सद्भावना वाला, भगवान से संबंधित वाला, तुम बिगड़ गए, तुम बहुत 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 बिगड़ गए, ऐसे करते रहते हैं ना, ऐसे। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। आपसे जब आप कहेंगे नेशनलिस्ट सिंबल में कि भाई एग्जाम्पल दो मुझे कि कौन सा देश है जिसमें लैंग्वेज को यूज किया गया एज अ नेशनल स्ट्रगल सिंबल बना के, तो उसमें आप पॉलिश को बताएंगे। आपसे पूछेगा कौन सा डांस था, तो मजूर का बताएंगे और पोलिनेश बताएंगे। तो ये एक एक नंबर के सवाल यहाँ से आपको मिलते हैं। ये लास्ट पोर्शन चल रहा है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, ये इस वीडियो का लास्ट पोर्शन चल रहा है, इसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। हार्डशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इन 1830 वर ईयर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप में बड़ी ही इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एज एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। क्या हुआ? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी इस टाइम पे। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, जो पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन। नंबर 2 पॉइंट क्या है? जॉब क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। नंबर 3 रूरल पीपल माइग्रेट कर गए अर्बन एरिया में। अब मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे जाती तो मकान खड़ा मिलेगा नहीं अपना, नई नौकरी खड़ी हुई मिलेगी, या तो मैं नौकरी के चक्कर में जाऊंगी, या फिर अगर मैं नौकरी ढूंढने के चक्कर में गई हूँ, प्राइवेट सेक्टर में गई हूँ, तो भैया ना मेरे पास मकान होगा ना नौकरी होगी, पहले वो ढूंढने पड़ेंगे, जाके थम बैठ जाओ। ऐसे मुंबई में बहुत होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सेकंड पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड पॉइंट रूरल पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये तीनों के अभाव के कारण इंक्रीज इन पुअर्टी, गरीबी बढ़ी ड्यू टू क्रॉप फेलियर। उस टाइम पे क्रॉप फेलियर भी हुआ था। ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं तो कहीं और से पढ़ रही हूँ, ये तो तुम्हें दिखा रही हूँ मैं। ड्यू टू क्रॉप फेलियर हो गया तो जो प्राइस था वो बढ़ गया। भी आप देख रहे हैं रिसेंटली हमारे देश में भी आप काफी चीजों के प्राइस बढ़ते हुए देख रहे होंगे। तो इसी तरीके से जब क्रॉप वहां पर फेल हो गए तो वहां पर क्रॉप जो खाने के सामान के रेट बढ़ गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजेस पोवर्टी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी पोवर्टी को इंक्रीज किया। तो इस पूरे को आप पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद यहाँ पर भी है ये पूरा एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया। ध्यान से देख लीजिए आपको कितना पढ़ना है। एक ये है, ये फिलअप्स में भी आ सकता है, कंटेंट प्रिंट होके आ सकता है कि ये किस लेसन से रिलेटेड है, आखिर ये किस बारे में बताया गया है। ये एक एग्जाम्पल थ्रो किया गया आपके सामने कि इस तरीके की हालत थी कि लोग काम करना चाह रहे थे और काम उनको करना पड़ा। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम देता है, उसके पास बहुत बड़ा मेंशन है, लेकिन जब वेजेस देने की बारी आती है तो वो नहीं देता है। तो भूख से और इन सब चीज़ों से परेशान होकर लोग उसको क्या करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, और उस मारने के चक्कर में उनके ऊपर गोली चलाई जाती है और उनमें से काफ़ी मजदूरों की मौत हो जाती है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरीके से। ड्यू टू हार्डशिप पीपल started to protest and result into the formation of republic government। अब ये सब हुआ तो रिपब्लिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए रिजल्ट क्या, ड्यू टू हार्डशिप पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट विच रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट। डिसीजन बाय गवर्नमेंट वॉज 20 years men can vote, right to work,
राइट टू वर्क, अभी आपने देखा ना वो प्रधानमंत्री जी चलाते रहते हैं सेल्फ स्किल वर्क, ये वही है राइट टू वर्क, यहीं से उठा के लेके गए हों। वर्कशॉप वर सेटअप टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। वर्कशॉप क्या हो, मतलब जैसे मशीन बनाने की दुकान होती है, ठीक है, टेलरिंग की शॉप होती है, या फिर किसी चीज़ को रिपेयर करने की शॉप होती है, उसमें कारीगर काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्कशॉप। रिजल्ट डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पुअरिटी। अच्छा, कौन लेके आया ये सब चेंजेस, ये लेके आ गई रिपब्लिक गवर्नमेंट। कौन लेके आई, रिपब्लिक गवर्नमेंट। अब मुझे बताना ये सब काम हो किस कंट्री में रहे, ये पूरे यूरोप में हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं, पूरे यूरोप में हो रहे हैं। आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।